बीजेपी की यात्रा शुरू होती है दो सांसदों वाली पार्टी के साथ। और आज बीजेपी दो बैसाखियों पर सरकार चला रही है। लेकिन इस बीच में गठबंधन हुआ। एक गठबंधन हुआ कांग्रेस और एनसी के बीच में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर के। और इस गठबंधन को लेकर के अमित शाह तमतमा पड़े। अमित शाह समेत पूरी बीजेपी तमतमा पड़ी। और एक तरीके से बीजेपी के नेता जहर उगलने पर आ गए। कहने लगे कि आखिरकार कांग्रेस क्यों एनसी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के साथ में गठबंधन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी दो सांसदों की पार्टी थी, वहां से चलते चलते कैसे कैसे किस किस के साथ में गठबंधन किया। और इसी जम्मू कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के पिता के साथ में भी गठबंधन में थे। और उस वक्त में गृह मंत्री बनाया गया था, वीपी सिंह की सरकार थी। बड़ी लंबी कहानी आगे चलकर के आपको बताऊंगा। और वही बीजेपी आज जब दो बैसाखियों पर खुद टिकी हुई है, जब नीतीश और नायडू उनकी खुद की विचारधारा किसको लेकर के क्या है और बीजेपी की विचारधारा किसको लेकर के क्या है, इसमें जब एक समानता नहीं है, तो वो बीजेपी आज सवाल खड़े कर रही है कि कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी गठबंधन क्यों कर रहे हैं। और इसके लिए मोर्चा खोला गया। बाकायदा मोर्चे की कमान संभाली देश के माननीय यशस्वी, सबसे काबिल और बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अब सबसे बड़ी बात यह, समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए जिसमें गृह मंत्री को खपना पड़े, या फिर बीजेपी के तथाकथित चाणक्य को अब डर लग रहा है कि हरियाणा में तो हार होगी ही होगी और जम्मू कश्मीर में भी बुरी तरीके से हार ना हो जाए, और इसीलिए मीन मेख निकालने की तैयारी शुरू हो गई। ये आप देखिए, अमित शाह जी का ट्वीट आया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद में वर्षों से दलितों, आदिवासियों, पहाड़ियों और पिछड़ों के साथ में हो रहे भेदभाव को खत्म करके उन्हें आरक्षण देने का काम किया। क्या राहुल गांधी जेकेएनसी के घोषणा पत्र में उल्लेखित दलितों, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने वाले आरक्षण विरोधी प्रस्ताव का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन करने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के सामने अपने आरक्षण की नीति को स्पष्ट करना चाहिए। और उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस से 10 सवाल उन्होंने पूछे हैं और ये 10 सवाल की लिस्ट आप देखिए, फहरिस्त आप देखिए। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के जेकेएनसी के फैसले का समर्थन करते हैं और इसी तरह जम्मू कश्मीर को अशांति और आतंकवाद के युग में वापस धकेलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कश्मीर के साथ एलओसी व्यापार शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है, जिसे सीमा पार आतंकवाद और परिस्थितियों का तंत्र को भी बढ़ावा मिलता है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है, जिससे आतंकवाद, उग्रवाद और हड़तालों का युद्ध वापस हो जाता है? तो कांग्रेस, ये 10 सवाल जो है पूछे गए हैं। अमित शाह जी की तरफ से 10 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन कुछ सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी पूछे हैं। कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी ने पूछे हैं जिसमें पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, सामने आए हैं। और पवन खेड़ा क्या कह रहे, पहले एक बार जरा मैं बता देता हूं। पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया कि मैं अमित शाह जी से जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था तो क्या उन्होंने पीडीपी का घोषणा पत्र पढ़ा था? उस घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों की मुद्राओं का उपयोग करने का उल्लेख किया गया था। स्वशासन का एक लंबा दस्तावेज, इन सब के बावजूद आप उनके साथ में सरकार बनाते हैं, एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम तक पहुंचते हैं, और आपने लिखा कि अटल के रास्ते पर चल करके हम हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत स्थापित करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं,
बीजेपी के नेताओं को अनाप शनाप बोलने की आदत लग गई है। हम अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। गृह मंत्री के पद पर बैठे हैं और इस तरह की हल्की बातें करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी आज बीजेपी से पूछ रही है और बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में हम समझते हैं अब कुछ आंकड़ों को, लेकिन आंकड़ों पर आपको लेकर के चलूं उससे पहले एक और मोहतरमा राहुल गांधी पर सवाल पूछने के लिए आई है, जिनका नाम है स्मृति क्या नाम है भाई उनका? स्मृति ईरानी। याद नहीं, अब काफी दिन हो गए। पहले वो रोजाना आती थी, कुछ ना कुछ उनके बयान आते थे तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ करके जरूर सुनाता था। अब बीजेपी के नेता पता नहीं क्यों उनको मौका नहीं दे रहे। बीजेपी के नेताओं ने आज बहुत दिनों बाद में स्मृति ईरानी को मौका दिया। स्मृति ईरानी ने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और स्मृति ईरानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि सत्ता की लालच में हुआ है गठबंधन। स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनके मन में खोट है, सत्ता के लालच में उनका गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग झंडे की बात करती है, क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की है कि वह आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करेंगे। क्या कांग्रेस भारत को तोड़ने के एनसी के एजेंडे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तानी एजेंडा एलओसी ट्रेड को सपोर्ट करती है? कश्मीर और भारत के लोगों को कांग्रेस के इस गठबंधन पर जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए, अब स्मृति ईरानी जी भी जवाब चाहती है तो उनको भी जवाब दिया जाए। हालांकि अमेठी की जनता ने तो स्मृति ईरानी को जवाब दे ही दिया कि अब आप शांति लीजिए, कुछ टाइम आराम कीजिए और उसके बाद में देखेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी चलिए आई तो सही, लेकिन कुछ सवाल हम आपको दिखाते हैं। आप बताइए कि बीजेपी आज सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस एनसी के साथ में गठबंधन क्यों कर रही है। और यही फारूक अब्दुल्ला जब भजन गाते हैं अलग अलग टीवी चैनल पर जाकर के, राम जी को लेकर के अच्छी अच्छी बात कहते हैं तो बीजेपी के भक्त बड़े खुश हो जाते हैं। और अगर यही फारूक अब्दुल्ला साहब अगर बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे होते तो वही कहा जाता कि देखिए सच्चे सनातनी हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, ये बातें कही जाती। लेकिन खैर, अब कुछ ना कुछ निशाना साधना है। लेकिन कुछ सवाल यहां पर यह उठते हैं कि आपने तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, महबूबा मुफ्ती के साथ में आप सरकार में रहे, तो आप कैसे जो है वो सवाल खड़े कर सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार चलाने को लेकर के? और बड़ी बात तो यह है कि आप यहां पर बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि 370 को आप हटाएंगे क्या, 35A को हटाएंगे क्या, क्या करेंगे? क्या इतनी भी समझ अमित शाह जी को नहीं है कि कोई भी विपक्ष की पार्टी 370 को दोबारा से नहीं ला सकती है? 370 को हटाने का लाने का काम सत्ता के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार एक कर सकती है। जब विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, आप सत्ता में है, तो कैसे होगा? यह सवाल तो वाजिब है ना। और आइए जरा एक बार थोड़ा सा महबूब मुफ्ती का थोड़ा सा और इतिहास को कुरेदा जाए और बीजेपी के किस तरीके से क्या क्या रिश्ते रहे हैं वो भी दिखाया जाए। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनके साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई। फिर उसके बाद में उनकी मौत के बाद में महबूबा मुफ्ती वो मुख्यमंत्री बनती है और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जिनके साथ में आज कांग्रेस गठबंधन कर रही है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर, तस्वीर जरा देखिए आप, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर उमर अब्दुल्ला विदेश राज्य मंत्री थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, आप मोदी जी के साथ में महबूबा मुफ्ती की तस्वीर दिखाई देती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद वो भारत के इकलौते गृह मंत्री हैं, मुस्लिम समुदाय से आने वाले इकलौते भारतीय मुस्लिम हैं जो गृह मंत्री बनाए गए। और जरा खबर ये देखिए आप, बीबीसी की खबर देखिए, जिस खबर के अंदर जो है वो साफ तौर पर बताया गया है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी
जब उनको गृह मंत्री बनाया गया था, गृह मंत्री बने हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे, उसके बाद में उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया और उसके बदले में फिर 5 चरमपंथियों को छोड़ा गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण कैसे बना अलगाववाद की कहानी का टर्निंग पॉइंट। बीबीसी ने इस खबर में लिखा है कि सालों तक कांग्रेस के सदस्य रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1989 के लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले कांग्रेस का साथ छोड़ करके जनता दल का दामन थाम लिया। चुनाव जीतने के बाद में वीपी सिंह ने उन्हें गृह मंत्री बना दिया। वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी का पूरी तरीके से समर्थन था और उसी सरकार में गृह मंत्री बनाए जाते हैं जो आज सबसे बड़ी हिंदुत्व का झंडा बरदार होने की बात करती। वही बीजेपी उस वक्त में भारत का पहला और अभी तक का एकमात्र मुस्लिम है गृह मंत्री। देखिए आप आगे इस खबर के अंदर देखिए, मुफ्ती भारत के पहले और अब तक के एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री रहे हैं और उन्होंने गृह मंत्री बनकर के उन्हें गृह मंत्री बना करके मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बना करके वीपी सिंह एक अच्छा संदेश देना चाहते थे। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की शपथ लेने के 4 दिन के बाद में ही वो घटना घटी जिसने कश्मीर के इतिहास में संभवतः सबसे भयानक दौर को जन्म दिया। 8 दिसंबर 1989 को दोपहर 3:45 पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी एक अस्पताल में गई हुई थी। वहां से वो एक बस के अंदर बैठती है। उसी बस में 5 लोग और सवार होते हैं। बस में से एक एक करके तमाम लोग उतर जाते हैं, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जिनको अपने घर पर उतरना था, वो वहां पर उतरने से पहले 5 लोग, वो जो बस में सवार हुए थे, वो लोग खड़े हो जाते हैं और बस को नातीपोरा के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं और नातीपोरा में एक नीले रंग की गाड़ी में डाल करके उनको किडनैप कर लिया गया और उसके बाद में 5 चरमपंथियों को छोड़ा गया। तो ये कहानी बीजेपी को दर्शाती है, ये कहानी ये दर्शाती है कि जब वीपी सिंह की सरकार में महबूबा मुफ्ती के पिता गृह मंत्री थे, उस वक्त में बीजेपी समर्थन में थी और क्या क्या उस वक्त में हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर आप इतिहास को कूरे देंगे या जो बातें कही जा रही है उसको कूरे देंगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा। अगर आप अभी भी ये कहें कि वर्तमान में जो हो रहा है सिर्फ उसको देख करके बताइए, तो वर्तमान में क्या जो चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के लिए कर रहे हैं कि हम हज यात्रियों को 1 लाख रुपए देंगे, हम जो मस्जिदें हैं उनको 10-10 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए सहायता राशि देंगे, हम मस्जिदों के इमामों को सरकारी नियुक्तियां देंगे, क्या फिर बीजेपी इसका समर्थन करती है? जहां पर आप एक बैसाखी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर सवार है, तो सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे। लेकिन बीजेपी कुल मिलाकर के इस वक्त में राहुल गांधी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। लेकिन राहुल गांधी पर यह हमला बीजेपी का क्या इसलिए है कि गठबंधन हो रहा है, या इसलिए है कि बीजेपी के पास में जमीन पर उठाने के लिए और कोई मुद्दा बचा नहीं है? जो बीजेपी आज सत्ता में है और नरेंद्र मोदी जो 11 साल के प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जो कहते हैं कि हमने 370 हटाया, तो आप 370 के नाम पर चुनाव लड़िए। सिंगल पॉइंट एजेंडा आपका होना चाहिए कि हमने 370 हटाया, और पता चल जाएगा कि 370 हटाने को लेकर के कितने लोग कश्मीर के आपका साथ देते हैं। इस चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं, प्रचंड बहुमत की आपकी जीत होती है, आप सिंगल पॉइंट एजेंडा 370 पर चुनाव लड़िए, और अगर आप जीत गए तो फिर देश स्वीकार कर लेगा कि हां वाकई वहां की ग्राउंड रिपोर्ट यही थी जो मोदी चाहते थे, वाकई वहां पर लोग यही चाहते थे जो नरेंद्र मोदी ने किया। या फिर आपको डर लगता है? और इसीलिए इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने कश्मीर में अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारा। कश्मीरी घाटी के अंदर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और इसीलिए इस बार के नतीजे ये आए कि सिर्फ 2 ही सांसद बीजेपी के जीत पाए, वो भी जम्मू संभाग से। कश्मीर में दोनों के दोनों सांसद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के जीतते हैं, और लद्दाख में निर्दलीय की जीत होती है। एक जम्मू के अंदर निर्दलीय राशिद इंजीनियर की जीत होती है। तो कहानी कुल मिलाकर के यह है कि जम्मू कश्मीर का चुनाव जो ऐसा लग रहा था कि नीरस रहेगा, लेकिन शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी के पहुंचते ही वहां पर एक राजनीतिक उबाल जरूर दिखाई दे रहा है, और अब ये घमासान कहां पर किस हद तक आगे बढ़ेगा ये देखना रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।